हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अभी आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स आपका फिनिश्ड हो चुका था। अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स ये आपको पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट समझो, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देखो ध्यान से समझो, आइसोबार्स में और आइसोटॉप्स में क्या बताया गया था, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स बोलते हैं एलिमेंट का वैसा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, वो आइसोटॉप्स कहलाता है। ठीक है, आइसोबार्स में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, या इसे हम कह सकते हैं कि आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी डिफरेंट होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी डिफरेंट होती है। ठीक है, और आइसोटोन्स जो भी लिखे हैं बोर्ड पर, ये क्या है वो समझो। आइसोटोन्स है कि एलिमेंट्स यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। आइसोटॉप्स में भी न्यूट्रॉन बराबर नहीं है। आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। आइसोबार्स में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते ही हैं, न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। ठीक है, बहुत आसान है। वैसे स्पेसीज जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। क्लियर है, चलिए इस टर्म को डिफाइन करते हैं हम लोग। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आप लिखेंगे सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, आइसोटोन्स। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना, इसमें केवल हम लोग यही सीखेंगे डेफिनेशन, और इसका कुछ एग्जांपल हम लोग सीखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए इसका एग्जांपल समझो। सिलिकॉन 14, 30, फास्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32। ठीक है, अब इसमें चेक करो तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट अलग होगा तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन तो अलग होगा ही, इलेक्ट्रॉन भी अलग होगा, लेकिन इस सभी में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। ठीक है, आइए देखिए, इसमें अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन, तो ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे को माइनस करते हैं, तो 30 में से 14 जाएगा 16। यहां न्यूट्रॉन निकालेंगे अगर, तो 31 में से 15 गया 16। यहां अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे 32 में से 16 जाएगा 16। और अगर सभी में हम प्रोटॉन्स निकाले तो 14, इसका 15, इसका 16, तो इलेक्ट्रॉन भी यही होगा 14, 15, 16। ठीक है, तो आइसोटोन्स किसको कहे पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा लेकिन न्यूट्रॉन उसमें सेम होगा। एक एग्जांपल ये है ना, एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं यहां पर। ठीक है, आइए देखिए, जैसे कार्बन का 614 वाला लीजिए, नाइट्रोजन का 715 लीजिए, और ऑक्सीजन का 816 लो। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13, 14, उसमें से कौन लिया हमने, 14 वाला। नाइट्रोजन के 2 आइसोटॉप्स 14 और 15, हमने 15 वाला लिया। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स O16, O17, O18 में से 16 वाला लिया। ये तीनों आपस में आइसोटोन्स हैं। अगर सम में हम n निकाले तो 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 जाएगा 8,
16 में से 8 जाएगा 8। तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स, है ना, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए चीज और क्लोरीन 1737, ये तो जानते हैं। आर्गन का होता है आपका 1838, ये ले लिए। पोटेशियम का हम जानते हैं होता है 1939, और कैल्शियम का होता है 2040। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप, उसमें से एक लिए हम 37 वाला। आर्गन के 3 आइसोटॉप 38, 39, 40, उसमें से हम ले लिए 38 वाला। पोटेशियम का 39, 40, 41 होता है, उसमें से 39 वाला ले लिए। और कैल्शियम का तो 40 हम जानते हैं। सब में न्यूट्रॉन निकालो, यहाँ 20, इसमें भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। ये चारों आपस में आइसोटोन्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो सभी एग्जाम्पल को आप नोट करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो C613 और N714, क्या देखो C14 लिए थे तो N15 था, ये दोनों आपस में आइसोटोन्स था। C13 वाला जो है N14 वाले से आइसोटोन्स होगा। अगर इसमें N निकाले, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या कहा है, आइसोटोन्स। कार्बन 13 नाइट्रोजन 14 से आइसोटोन्स है, कार्बन 14 नाइट्रोजन 15 से आइसोटोन है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया आपका यहाँ पर आइसोटोन्स खत्म। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। आइसो का मतलब क्या होता है मालूम है, सेम, कुछ ना कुछ सेम होगा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बोले आइसो, यानी वैसे केमिकल स्पेसीज। यहाँ केमिकल स्पेसीज में आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो वैसे केमिकल स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उसको आपस में क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको हम लोग, सच केमिकल स्पेसीज। यहां केमिकल स्पेसीज कहने का मतलब मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इसमें सभी आ जाएंगे। जबकि पीछे हम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स पढ़े थे, उसमें हम लोग एलिमेंट्स के एटम्स को लेते थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे केमिकल स्पेसीज बोलेंगे तो मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। सच केमिकल स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, बहुत ही सटीक और बेहतरीन एग्जांपल है। और एक चीज समझो, मैं आपको बताता हूं, बड़ी मजे की बात है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इससे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। समझो, मेडिकल में मतलब कहो कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। और जेई मेंस यानी जब AIEEE का एग्जाम होता था, 2002 से हमारा स्टार्ट हुआ था जेई मेंस यानी AIEEE, 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में लगातार आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा था। 2002, 2003, 2004 ऐसे करके। अब क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेशनल लेवल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मेडिकल, जेई मेंस, इन सभी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, तो समझो एग्जांपल जैसे देखो, n पर 3 माइनस, ठीक है, O पर 2 माइनस, F पर 1 माइनस, Na पर 1 प्लस, Mg पर 2 प्लस, Al पर 3 प्लस। ठीक है, ये यहां पर हमने कुछ स्पेसिफिक लिखे हैं, नेगेटिव आयन भी है, पॉजिटिव आयन भी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और भी इसके साथ हो सकता है, हम नियॉन को भी ले सकते हैं। देखो नियॉन को अलग कर देते हैं, यहाँ पर
नियॉन, है ना। अब सब में इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर इस सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे निकालेंगे बताओ। अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल रहता तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 होता, प्रोटॉन भी 7 होता, लेकिन इस पर 3 माइनस है। 3 माइनस का मतलब आप क्या समझते हैं, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन? नहीं, 3 माइनस का मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो न्यूट्रल एटम में तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है, 3 माइनस का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें कितना, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10, यहां भी हो जाएगा 10। इस तरह सभी में निकालिए। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है, इसका भी हो गया 10। फ्लोरीन का 8 माइनस, फ्लोरीन का 9 होता है, 1 माइनस का मतलब हो गया 10। सोडियम का 11 होता है, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 10 बच गया। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ इसलिए 2 प्लस है, तो 10 बचेगा इसमें। एल्युमिनियम का 13 होता है, 3 प्लस का मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 बच गया। और नियॉन इनर्ट गैस है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है 10। इसको हम थोड़ा अलग कर देंगे, ठीक है, वो भी इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है, लेकिन इसमें हमको कुछ और भी सिखाना है, इसलिए हम इसको अलग बनाए, ठीक है। अब देखो इस सभी में प्रोटॉन्स पूछेंगे तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, 7, 8, 9, 11, 12, 13। प्रोटॉन्स का संख्या हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर के बराबर। अब सभी में देखो प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। अगर इसका हम साइज पूछे, साइज एटम का साइज या इस आयन का साइज, तो क्या कहिएगा, सब बराबर होगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है सब में, 10। सभी में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। ये तो हम 9th में पढ़े होंगे, इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब आइए कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहला सेल में बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में बना दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, बना दिए। तो चूंकि सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है, तो सभी का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या इस सभी का साइज जो होगा, साइज सेम होगा, इस सभी का साइज सेम होगा, नहीं होगा। भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है ना, 2 ऑर्बिट है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इस सभी का साइज सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा, इसलिए कि जो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो जितना अधिक प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, उतना छोटा साइज होगा। तो सभी में देखो किसमें प्रोटॉन अधिक है, एल्युमिनियम में ज्यादा प्रोटॉन है, कि ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखेगा 10 इलेक्ट्रॉन पर, जिसके कारण एल्युमिनियम 3 प्लस का साइज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी ऐसे समझो कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है, साइज ऑफ आयन जो होगा न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली रिलेटेड, न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या समझेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या जितनी अधिक होगी साइज उतना छोटा होगा। तो अगर इसमें से कुछ दे दिया जाए, कहेंगे साइज के बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में सजाओ, तो आप क्या लिख सकते हो, बोलो। N3 माइनस, O पर 2 माइनस, F पर माइनस, Na पर प्लस, Mg पर 2 प्लस, Al पर 3 प्लस। इस सभी में अगर साइज की बात करें तो किसका साइज सबसे बड़ा होगा,
N3 माइनस का, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे कम है, प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां साइज बड़ा होगा। एल्युमिनियम में क्या है, प्रोटॉन 13 है जो 10 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो वहां साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स एल्युमिनियम 3+ में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर है साइज का, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ये साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऐसे में अगर हम लेस देन का साइन लगा देंगे ऐसे करके Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O पर 2 माइनस N पर 3 माइनस, और यहाँ लेस देन का साइन लगा देते हैं। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, तो कुछ नहीं रह सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमको केयरफुल रहना है। क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछता है तो ऑप्शन देखिएगा जिसमें ग्रेटर देन का साइन होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। साइन ग्रेटर देन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते हैं। साइन जो है ये रहेगा तो समझेंगे इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और अगर साइन ऐसा है ऐसे है, ये क्या समझिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बच्चे यहां पर जनरली मिस कर जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में सेपरेशन नहीं कर पाते हैं और उल्टा पुल्टा टिक लगाकर चले जाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको नोट कीजिए। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखो SO4 पर 2 माइनस, PO4 पर 3 माइनस, ClO4 पर 1 माइनस है ना। ये क्या है आपका, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोरेट आयन। इस सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ सभी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये ई है, एस ऐसे, एस यहाँ प्लूरल के लिए है, इलेक्ट्रॉन्स और माइनस है उसका चार्ज। तो सभी में बताओ तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर आप काउंट कर पाते तो बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के समय में मास नंबर जोड़ लेते हैं, मास नंबर जोड़ लेते हैं। मास नंबर एक्चुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। तो मास नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर तो नहीं होगा, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मास नंबर नहीं। इसलिए एकदम सावधानी बरतनी है। कुछ बच्चे कर बैठते हैं ऐसी गलती, कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन निकालो तो सल्फर का 32 ले लेगा, 32 नहीं ना होगा, 16 लेना है हमको। एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है, मास नंबर नहीं, इसलिए सब ध्यान से रखना है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 लेंगे या 16 लेंगे, 8। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, और यहां कितना ऑक्सीजन है, 4। तो प्रत्येक ऑक्सीजन से 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन से 32 इलेक्ट्रॉन, 8 चौक 32। और 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर में है, तो 32 और 16 48, 48। और 2 माइनस का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है, तो 48 और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुआ है, तो 50 हो गया, 50 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 50। आप समझे कैसे 50 निकाले। सो सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8 into 4 यानी 32 और 16 48, 2 माइनस का मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 48 और प्लस 2 50। इस तरह फॉस्फेट आयन में, क्लोरेट आयन में निकालो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन 4 है, 8 into 4 32 और 15 47, और 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, हो गया 50। इस तरह ClO4 माइनस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, अब 4 ऑक्सीजन है, 32 और 17 49, अब 1 माइनस उस पर है तो 50, इसका भी हो गया। ये तीनों भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही हुआ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आ रही बात समझ में। अब देखो
Na प्लस Mg2 प्लस, ठीक है, K प्लस, है ना, और Al3 प्लस। मान लो चार्ट हमने दे दिया, पूछेंगे उसमें से कौन एक ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो नहीं करेगा। इस चारों में से कौन ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो देखो Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन K प्लस, K क्या होता है एटॉमिक नंबर 19 और 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, लेकिन ये नहीं होगा। एकदम इस सब तरह का एकदम ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। बशर्ते आपको सही सही एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन को सही सही जोड़ सके। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लो, हो गया। चलिए बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब पढ़ लिए। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के एंड में एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा साइंस कुछ भी नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचानने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लास्ट में एक आध क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स देखो मेनली हमें 4 ही पढ़ना था, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेनली 4 हमें जानना था, ठीक है। लेकिन कुछ और भी हैं जो सीख लीजिए, कोई नुकसान उसमें नहीं है। आइसोडायफर्स क्या होता है सो तो समझो, लिखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। एटम्स हैविंग सेम आइसोटॉपिक नंबर, सेम आइसोटॉपिक नंबर, ठीक है, यानी वैसे एटम्स जिनका आइसोटॉपिक नंबर सेम होता है। एटम्स हैविंग सेम आइसोटॉपिक नंबर, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे एटम्स जिनका आइसोटॉपिक नंबर सेम हो। अब ये आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है नहीं मालूम तो समझो, नीचे लिख देते हैं उसको भी। आइसोटॉपिक नंबर, एक्चुअली आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है वो समझो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, यही कहलाता है हमारा आइसोटॉपिक नंबर, है ना। कुछ भी मतलब समझो, देखो इस तरह से कुछ मनगढ़ंत टाइप का बहुत सारा आइसो ये आइसो वो आइसो बना दिया है, बहुत ये सब चीज काम का नहीं है, लेकिन चूंकि बुक में है एक तरह से फिनोमेनन है ये, है ना, कि किसी एटम का ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो उसके लिए टर्म डिफाइन किया गया। वही सी टर्म में आइसोटॉप्स है, आइसोबार्स है, आइसोटोन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसोडायफर्स है, यानी वैसे एटम्स जिनका आइसोटॉपिक नंबर सेम होता है। आइसोटॉपिक नंबर कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या कुछ होगी, उसमें से प्रोटॉन को घटा देंगे, तो जो एक वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को बोलना है आइसोटॉपिक नंबर। और जिसका वो आइसोटॉपिक नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा, जिस एटम का वैल्यू सेम होगा, वो आपस में आइसोडायफर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये बात समझ में, तो चलो देखते हैं कुछ उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे देखो थोरियम 90 to 34, यूरेनियम 92 to 38। अब देखो इसमें हम पहले न्यूट्रॉन निकालते हैं या पहले प्रोटॉन निकालो। प्रोटॉन 90 है, यहां भी प्रोटॉन 90 हो गया। न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 234 में से 90 घटाइए, 234 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मालूम है? 144। यहां न्यूट्रॉन निकालो, 238 में से 92 घटाइए, 146। सॉरी यहाँ 92 होगा, प्रोटॉन यहाँ 92 है। समटाइम्स कभी कभी ना कुछ लिख देते हैं मानो, तो बाद में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान से कर जाता है। तो 92 है,
इसमें न्यूट्रॉन निकाले तो 238 में से 92 घटा देंगे, 238 में से 92 माइनस कर दिए तो 146। ये न्यूट्रॉन निकल गया, ये प्रोटॉन। अब दोनों का आइसोटॉपिक नंबर निकालो। आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है? n - p, n - p। n कितना है? 144। अब p कितना है? 90। घटाएंगे तो कितना आ गया? देखो तो 54। यहाँ n - p करो, n कितना है? 146, p कितना है? 92। घटाएंगे तो क्या आएगा? 54। देखो n - p जो है ये आइसोटॉपिक नंबर, जिसको न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएंगे, दो बार यहाँ घटाए हैं। एक तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाए हैं, जिससे न्यूट्रॉन निकल गया। अब हमको आइसोटॉपिक नंबर निकालना है तो फिर न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएंगे। तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाए तो 54, यहाँ न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाए 54। तो थोरियम का यूरेनियम का आइसोटॉपिक नंबर 54 है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का सेम आया, ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। थोरियम 234, यूरेनियम 238 आपस में आइसोडाइफर्स है। ठीक है, और ये बात समझ में। और एग्जांपल सोचो, जैसे इसको देखो, कार्बन 12 6, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। सभी में प्रोटॉन निकालो, 6 7 8। न्यूट्रॉन निकालो, 6 7 8। प्रोटॉन तो नीचे 6 7 8 लिखा हुआ है, और न्यूट्रॉन 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 8 जाएगा 8। अब n - p निकालो, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0। तो n - p बराबर आया तीनों का, तो ये तीनों भी आपस में आइसोडाइफर्स कहलाएगा। और चेक करो, फ्लोरीन 9, इधर लिखते हैं, फ्लोरीन 9 19, पोटेशियम 19 39। इसमें अगर प्रोटॉन निकालते हैं 9, इसमें प्रोटॉन 19, इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं, इसमें से 100 घटाएंगे 10, 39 में से 19 जाएगा 20। अब n - p निकालेंगे तो n - p निकालो, 10 में से 9 गया 1, 20 में से 19 गया 1। देखो तो फ्लोरीन 19, पोटेशियम 39, ये दोनों भी आपस में आइसोडाइफर्स कहलाएगा, क्योंकि दोनों में आइसोटॉपिक नंबर सेम है, n - p सेम आया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा चीज था ये, जिसको कुछ एग्जांपल से हमने समझाया, उसको नोट कर लीजिए, हो गया आइसोडाइफर्स। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक छोटे से टर्म को और पढ़ेंगे, जो कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरह समझ में आएगा। देखो, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं समझो? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि आइसोस्टर्स को आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। कैसे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब एक चीज समझो ध्यान से कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? वैसे स्पेसीज, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, उसमें एटम की संख्या सेम हो या नहीं हो, उससे नहीं मतलब है। जैसे देखो बताते हैं, Cl- और F2 है ना, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन पूछेंगे 18, यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे 18। कैसे भाई? तो Cl का होता है 17, एक लिए हुआ है तो 18, F का होता है 9, तो 2 F है तो 18, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, ये दोनों आपस में कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, लेकिन क्या इसको हम आइसो डाइफर्स कहेंगे? सॉरी, आइसोस्टर्स कहेंगे? इसको हम आइसोस्टर्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हुआ,
लेकिन ये आइसोस्टर्स नहीं है। पूछो क्यों? आइसोस्टर्स में क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम होनी ही चाहिए, एटम्स की संख्या भी सेम होनी चाहिए। क्या इस दोनों में एटम की संख्या बराबर है? नहीं है। क्लोरीन में एक एटम है, फ्लोरीन में यहाँ 2 एटम दिख रहा है। ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कहलाया, लेकिन आइसोस्टर्स नहीं कहलाएगा, आइसोस्टर्स नहीं कहलाएगा। तो आइसोस्टर्स में क्या हो गया यहाँ पर समझो, जो भी आइसोस्टर्स होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ही, लेकिन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो आइसोस्टर्स हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हो ये संभव है, नहीं भी है, लेकिन जो भी आइसोस्टर्स होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये फिक्स्ड है। बात को ध्यान से सुनो, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आइसोस्टर्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आइसोस्टर्स होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ये फिक्स्ड है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखो, ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हुआ, लेकिन आइसोस्टर्स नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझो आइसोस्टर्स का, जिसमें मॉलिक्यूल की संख्या, एटम की संख्या भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो। जैसे देखो CO2 N2O, इसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, नंबर ऑफ इसमें एटम्स पूछा जाए तो बोलो कितना होगा? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, 3 एटम है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इसमें 3 एटम है। दोनों में एटम का संख्या बराबर है और दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। आता इलेक्ट्रॉन काउंट करने अभी सिखाए हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 12। गलत है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर नहीं। एटॉमिक नंबर जो है ना वो हमको लेना है, तो एटॉमिक नंबर 6, और ऑक्सीजन का 8 into 2 16, और इसका 6 22 हो गया। अब यहां देखो नाइट्रोजन का होता है 7, अब 2 नाइट्रोजन है, 7 into 2 यानी हो गया 14, और ऑक्सीजन का 8, 14 और प्लस 8 22। ठीक है, तो CO2 और N2O इस दोनों में इस दोनों मॉलिक्यूल्स में एटम्स की संख्या भी सेम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है, तो ये दोनों आपस में आइसोस्टर्स कहलाएगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहलाएगा। लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन आइसोस्टर्स नहीं है। ये आइसोस्टर्स भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टर्स, ये 6 छोटे छोटे टॉपिक थे जो यहाँ पर फिनिश्ड हो गए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आप लोग को मिलेगा उसमें हम लोग, ठीक है, मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये नहीं सोचना है कि जो पीछे पढ़ा रहे हैं वो क्या चैप्टर नहीं है, बिल्कुल। अभी तक जो हम आपको पढ़ाए हैं चैप्टर में, इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये सब भी चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कि बहुत बड़ा था, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो हम आपको पढ़ाए ये बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ था, जो 9th 10th में भी बच्चे सब बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक आगे का एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो उस चैप्टर का ब्रेन कहो, हार्ट कहो, बैकबोन कहो, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी रियल एटॉमिक स्ट्रक्चर अब स्टार्ट होगा, जहाँ से न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मेजर टॉपिक आएंगे। दूसरी बात, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, IIT में भी, मेंस में भी, मेडिकल में भी। तीसरा, ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसका भी काम पूरे केमिस्ट्री में पड़ता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं अभी 11th में केमिस्ट्री में, सेम चीज़ आप 12th के फिजिक्स में पढ़िएगा। सेम चीज़ मतलब क्या, पूरा चैप्टर नहीं, इस चैप्टर का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। जो हम आगे शुरू करने वाले हैं ना अभी, वो सब आपको फिजिक्स में भी आएगा 12th में। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि अगर 11th में हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, तो 12th का फिजिक्स जो आएगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स, वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का कई चैप्टर ऐसा है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी सेम चीज़ वहाँ भी पढ़ना रहता है।
ठीक है। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, और बस उसके बाद ये वीडियो खत्म, फिर हम लोग मेन चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। ओके, चलो इसको नोट करो, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते चलो। चूंकि अभी तक जो पढ़ाया गया आपको काफ़ी सिंपल और आसान चीज़ था, बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी चीज़ था। इसमें क्वेश्चन किस तरह से रह सकता है, एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, द पेयर ऑफ NH3 एंड BH3 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NH3 और BH3, ठीक है। कहता है इसमें से किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, वो किसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले तो हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। देखो, तो NH3 और BH3, तो N में हो गया 7 और H का होता है 1, तो 3H है तो 3 प्लस B एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 और यहाँ भी 3H है तो 3, सबको जोड़ दो, 7 3 10 5 15 और 3 18, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 18, ठीक है। दोनों को जोड़ना था एक करके, है ना। अब NH3 और BH3 दोनों को सम अप किए उसके इलेक्ट्रॉन को, तो 18 हो गया। अब इस चारों में चेक कीजिए किसमें इलेक्ट्रॉन 18 आता है, चेक करें। देखो, तो बोरॉन का होता है 5 × 2, यहाँ 10, और हाइड्रोजन का होता है 1, 6 हाइड्रोजन का 6, ये 16 हो गया। तो क्या ये इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये आ गया। कार्बन का कितना होता है 6, तो 2 कार्बन है तो 12, हाइड्रोजन का 6 है तो 6, ये हो गया 18, ये सही है। फिर यहाँ कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो ये हो गया आपका 16, ये नहीं है। कार्बन का हो गया आपका 6 और 8 दूना 16 इसका हो गया, ये हो गया 22, ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया? C2H6। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुआ NH3 प्लस BH3 का, था ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। देखो, एक दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/M, इस चारों का E/M का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब किसका E/M सबसे कम होगा और किसका E/M सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखो, हम सब का निकालते हैं। नाइट्रोजन का निकालो, इसे नाइट्रोजन बोलते हैं। न्यूट्रॉन का निकालो, प्रोटॉन का, अल्फा का और इलेक्ट्रॉन का। देखो, सभी का E/M निकालते हैं। यहाँ देखो, E/M क्या होगा, देखो क्या निकाला है सबका, E/M, है ना। चेक करो, न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? 0। मास हम लोग लेते हैं लगभग 1 AMU, ये 0 हो गया, है ना। रेफरेंस चार्ज और रेफरेंस मास निकाल करके आप आसानी से E/M कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज 0। अब मास न्यूट्रॉन का हम लोग 1 AMU कंसीडर करते हैं, तो नीचे बैठा दिए 1, तो न्यूट्रॉन का E/M हो गया 0। प्रोटॉन का निकालो, प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट, ठीक है, और मास भी इसका 1 होता है, ये आपका हो गया 1। अल्फा का चार्ज +2 यूनिट, मास होता है 4 AMU, ये हो गया 1/2, है कि नहीं। देख रहे ना आप यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन का निकालो, चार्ज इस पर -1, अब मास होता है इसका लगभग 0, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी का के इसको मान लो यहाँ पर 0 है, मास लगभग बहुत चूंकि कम होता है, AMU में निकालता है अगर इसका मास, तो 0.0005486, ठीक है। सबसे कम तो इसी का गया। अब देखो, अब सबसे देखो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमको साइन नहीं लगाना है ना, केवल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा किसका आ गया? न्यूट्रॉन का 0। उसके बाद आ गया हमारा अल्फा का, उसके बाद आ गया प्रोटॉन का,
सबसे अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का। मास जितना कम E/m उतना अधिक, ठीक है। चार्ज हम लोग क्या लेते हैं, 1 यूनिट चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं मतलब है, वैल्यू निकालना है हमको। तो न्यूट्रॉन का सबसे कम हो जाएगा, अल्फा का उससे अधिक, प्रोटॉन का उससे अधिक, इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर आ पाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर रहता तो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आता। चलो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। इसको भी नोट कर लो आप। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं। ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स है, O816, O817, O818। ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप हमने दिया, कार्बन का 2 आइसोटॉप दे दिया, C612 और C613, ठीक है। अब कहता है कि इस दोनों से कितना CO2 बन सकता है, संभावना बताएं। कितने CO2 मॉलिक्यूल्स की संभावना है? सोचो, खुद से सोचो, है ना, खुद से सोचो। क्वेश्चन क्या पूछा हमने आपसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CO2 कैन बी फॉर्म्ड? कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। पहले तो CO2 का टाइप्स बताओ, कितना टाइप का बनेगा, और उसका मास भी निकालो। एंड ऑल्सो कैलकुलेट देयर मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकालिए, ठीक है। बहुत आसान है भाई। देखो कार्बन है यहां पर 12 और CO2 बनाना है। देखो क्या बनाना है, CO2। CO2 इसमें एक C ले लो हमको 612, और ऑक्सीजन 2 है, एक ले लो आप यहां 816, एक ले लो 816। एक टाइप ये हो गया। दूसरा CO2 देखो, यहां पर C612 रहने देते हैं, O यहां पर ले लेते हैं हम लोग 817, यहां भी O ले लेते हैं 817। फिर तीसरा CO2 सोचो, C612 ले लिए, यहां O818, O818, ठीक है। चौथा CO2 सोचो, C612 ले लिए, यहां ऑक्सीजन अगर हम 816 ले लें तो ऑक्सीजन यहां पर एक 817 वाला ले सकते हैं। पांचवा सोचो CO2 C612, ऑक्सीजन यहां 816, ऑक्सीजन यहां 818, और छठा देखो CO2 612, ऑक्सीजन यहां पर 817, यहां ऑक्सीजन 818 हो गया। ये देखो क्लियर है। तो 6 टाइप तो यहां दिखा। इस सभी में ऑक्सीजन को हम बदलते चले गए हैं, कार्बन को सेम रखे हैं। अब 6 टाइप और होगा जिसमें हम कार्बन को बदलेंगे, बाकी सब वही रखेंगे। देखो 7वां टाइप अब CO2 C613, ऑक्सीजन यहां ले लो 816, ऑक्सीजन 816। फिर आपको देखो 8वां टाइप क्या हो जाएगा, CO2 C613, 817, ऑक्सीजन भी यहां 817। 9वां टाइप देखो CO2 में 612, ऑक्सीजन यहां पर 818, फिर दूसरा ऑक्सीजन भी 818।
10वां टाइप समझो CO2 में 12 यहाँ है 13 होगा 613 ऑक्सीजन देखो यहाँ 816 817 11वां टाइप देखो CO2 में C613 ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन 818 और 12वां टाइप देखिए CO2 में C613 ऑक्सीजन 817 ऑक्सीजन 818 हो गया। बस इतने टाइप्स के पॉसिबिलिटी हैं, 6 यहां और 6 यहां, 12। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CO2 कैन बी फॉर्म्ड, ये पहला क्वेश्चन मान लो और ये दूसरा क्वेश्चन मान लो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 12, 12 प्रकार का CO2 मॉलिक्यूल हमको मिलेगा। अब चेक करो क्या कोई छूट गया है, देखो। तो इसको निकालने का तरीका है ना, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय 2 गिवन डिफरेंट आइसोटॉप्स। आप लिख सकते हैं 2 इंटू N1 इंटू N2। यहां N1 एंड N2 क्या है मालूम है, आर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स। बस 2 एलिमेंट लिए यहां, ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन का कितना आइसोटॉप है, 3, यहां बैठा दिए 3। कार्बन का कितना आइसोटॉप है, 2, तो N2 के जगह बैठा दिए 2, तो 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 12 हो गया। ठीक है, अब सबका मास पूछ रहा है, मास। सबका मास ऊपर वाले को जोड़ते चलो, 16 16 12 32 12 क्या हो गया, 44। सभी को ऊपर वाले को जोड़ते जाइए, 17 दूना 34 12 46 18 18 12 36 12 48। यहां जो 17 और 16 33 12 45। यहां 18 16 36 और 12 48। 18 16 कितना हो गया, 36 36 और 12 48। यहां देखो 18 और 17 35 12 47 है ना। इधर जो 16 16 13 45 17 17 13 34 और यहां 13 47 18 18 13 36 और 13 49 17 16 13 17 13 हो गया आपको 30 16 46 18 16 36 और 13 49 18 और 17 18 35 और 13 48। ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ लेना है, इस प्रकार हमारा मास निकल जाता है। ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल संभव था इस दोनों आइसोटॉप से। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है? हो गया ये क्वेश्चन का आंसर खत्म। बच्चों अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है बोर्ड पर, ये ऑब्जेक्टिव इसको बना दिए हैं, 4 ऑप्शन इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, आपको बनाना है। देखो, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर। मास नंबर में आपको डिफरेंस फाइंड करना है। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज हाफ, देखो सो क्वेश्चन ध्यान से करो, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर। मास नंबर में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। इफ, यदि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज हाफ एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डबल, यानी पहले कोई एटम है जो यहां दिया हुआ है ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, इसका कहता है इलेक्ट्रॉन का संख्या डबल कर देना है, न्यूट्रॉन का संख्या हाफ कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या डबल और न्यूट्रॉन का संख्या आधा करने के बाद कहता है मास नंबर में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजिंग आएगा मास नंबर में। ठीक है, तो देखते आते हैं क्या आता है। सो ओ यहां पर आपका 816
ठीक है ना। इसका इनिशियल नंबर्स यहां पर लिख देते हैं, यहां फाइनल नंबर्स लिख देते हैं। क्या इनिशियल क्या फाइनल, कुछ समझ में आया आपको? इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा सो? ठीक है, इनिशियल वेट समझ लीजिए आप, ज्यादा अच्छा है। इनिशियल वेट या फाइनल वेट। ठीक है, देखो इसमें इनिशियली जो लिया गया है इसमें आपका हो गया प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, है ना, यानी 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। इसका हम अगर मास नंबर निकालेंगे तो हो गया 16। ठीक है, अब कहता है कि जो पहले था, तो पहले था हमारा यही था, अब कहता है कि न्यूट्रॉन आधा हो गया, इसमें न्यूट्रॉन जो है हमारा आधा हो गया, पहले 8 था अब 4 हो गया, लिख दिए। अब कहता है इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, तो मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। मास नंबर एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या डबल हो गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है प्रोटॉन पर? कोई फर्क नहीं, इलेक्ट्रॉन का संख्या ना आपने डबल किया ना। तो मास नंबर जो हम निकालेंगे, तो मास नंबर तो एक्चुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या है। बात को समझो, पहले हमारा ऑप्शन 8 16 था, तो प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8। ठीक है, अब कहता है जो नया आइसोटोप नया बनेगा उसमें न्यूट्रॉन कहता है आधा हो गया, तो न्यूट्रॉन को आधा कर दिए। इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए, उससे हमारा प्रोटॉन तो नहीं बदलेगा ना। मास नंबर में हमको प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन के घटाने या बढ़ाने से मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मास नंबर एक्चुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ है। इलेक्ट्रॉन डबल करो, ट्रिपल करो, कोई भी करो, मास नंबर पर कोई लेना देना नहीं होना है। तो अभी भी प्रोटॉन हमारा 8 ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर 8 था पहले, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा 16 हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के डबल होने से जो मास नंबर होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मास नंबर में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं? नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ते हैं। तो न्यूट्रॉन हो गया आधा, प्रोटॉन रहा वही, कितना हो गया 12। तो पहले था 16, अब हो गया 12। तो 16 से 12 कितना प्रतिशत है, निकालते हैं, है ना। 16 का कितना परसेंट जो होगा, x% इक्वल टू 12 है। यहां से x निकालो, x इक्वल टू क्या है, 12 इंटू 100 बाई 60। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 किया 12, 4 चौका 16। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 से कटेगा आपका 25 बार में, तो 25 किया कितना हो गया 75, है ना। यानी कहने का मतलब पहले 16 था, 12 हो गया, जो कि इसका 75% है। तो घटा कितना, 25% डिक्रीज कर गया। पहले 100% था, अब 12 हो गया उसका 75%। तो डिक्रीज कितना हुआ, 25% डिक्रीज किया ना। 16 से 12 का मतलब क्या, 16 से 12 हो गया, क्या मतलब सोचते हैं आप इसका, मैथमेटिकली सोचो कि 16 से 12 होना कितना परसेंट का कमी है, 25% की कमी है ना। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए, डिक्रीज, 25% डिक्रीज। इस 75% हम क्या निकाले पता है, जो 12 है ना वो तो निकाले हैं, 16 के रिस्पेक्ट में 12 क्या है। तो 16 अगर 100% मानते हैं तो 12 75% हुआ, तो 100% से 75% का मतलब 25% घटा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन ये भी था। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन सब था, आप आसानी से बना सकते हैं कि जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है और उसको आप कॉपी पर नोट किए हैं, उसको एक बार अच्छे ढंग से पूरा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, जितना भी अभी तक पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, टिल आज तक, आज के डेट तक में, ठीक है, तो उस पर बेस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन डीपीपी बना कर रखा है।
वो डीपीपी हम आपको सेंड कर देंगे, आप रूम पर बैठ कर उस डीपीपी को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन उसमें से नहीं बनेगा आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको पता होगा यहाँ का व्हाट्सएप नंबर, या क्लासरूम ऐप पर अगर आप देखते हैं तो उसमें क्लास कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जहाँ पर वीडियो देखते हैं आप, वहाँ से फिर आप हमें अपना डाउट भेज सकते हैं कि सर डीपीपी ये नंबर, डीपीपी का नंबर भेजना है और डीपीपी का क्वेश्चन नंबर, डीपीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10, जो नहीं बनेगा आप हमें सेंड करिए। जो भी इस तरह से डॉट्स होंगे उस सबको हम एक बार कलेक्ट कर लेंगे और सारे डॉट्स का हम फिर वीडियो बना करके आपको दे देंगे। अब ये नहीं कि कोई बच्चे आज डॉट भेज रहे हैं, कुछ बच्चे 3 दिन के बाद भेजेंगे, कुछ बच्चे 8 दिन के बाद भेजेंगे, तो डेली हम डॉट बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। बल्कि आप लोग पूरा डॉट्स भेज दीजिएगा। कुछ बच्चे पहले भेज सकते हैं, कुछ बच्चे बाद में भेज सकते हैं। तो जो बच्चे पहले भेजेंगे वो परेशान नहीं होंगे कि हम डॉट भेज दिए अभी तक हमको उसका आंसर नहीं मिला है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हम आपको डॉट्स आप हमें भेजिएगा विदिन 1 वीक 10 डेज। जब सारे डॉट्स सब बच्चे से हम कलेक्ट कर लेंगे एक ही बार सारे का वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा। तो जो भी दिक्कत हो हम डीपीपी अभी तक जो चैप्टर पढ़ाए हैं इस चैप्टर में उसका डीपीपी आपको अवेलेबल करा देंगे आपके व्हाट्सएप पर, आपके इसी ऐप पर जिस पर आप देखते हैं वीडियो को, इस पर आपको मिल जाएगा आपका डीपीपी। उसे रूम पर बैठ के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहना है और खूब जम करके मेहनत करिए। इस छुट्टी में पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अभी 11th में हम गए हैं, चलो छुट्टी है, छुट्टी का समय चल रहा है, देश में लॉकडाउन है, क्लास नहीं चल रहा है, खूब इंजॉय करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में ऐसे टाइम बहुत कम आते हैं, इतनी बड़ी छुट्टियां हम लोग को मिलती है, आपको मिलती है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रूम पर बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हमें उन बच्चों की तरह बनना है जो बच्चे रूम पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपना कैरियर फिक्स किए हुए हैं कि हमें आईआईटी करना है, मेडिकल करना है, यूपीएससी निकालना है, डिफेंस में जाना है, या बहुत जो भी जो भी आपने अपना कैरियर सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग हमको अभी से वर्क करना होगा, ठीक है। इसलिए आप घर पर रहिए, अच्छा समय मिला, अच्छा मौका मिला है घर पर बैठ के तैयारी करने का। सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सारा आपको मिल रहा है। जो बच्चे मैथ से हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो देखिए, जो बायो से लेकर तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उनको वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है। एक फिक्स टाइम में सभी वीडियो मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आप उसे रूम पर बैठ करके खूब अच्छे ढंग से पढ़िए और खूब मेहनत करना, ठीक है, ताकि 2022 में जो आपका एग्जाम होगा बोर्ड का, नीट का या फिर जेईई मेंस का, एडवांस का, कोई भी एग्जामिनेशन पेपर हमारे लिए टफ नहीं हो, हम आसानी से उसको बना सकें। वो आपको बहुत मेहनत करना होता है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहना है, खूब मेहनत करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।